नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी लोगों का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे दिल्ली का इतिहास, जानेंगे कि कैसे दिल्ली से दिल्ली NCR तक का सफ़र तय हुआ, दिल्ली का कैसे दिल्ली का निर्माण हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और कैसे अब इसे दिल्ली NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इन सारे पहलुओं पे चर्चा करेंगे साथियों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़, यदि आप लोगों ने अभी तक DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले साथियों मैं मैप में दिखा दूं, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा जिसको मैं घेरे में कर रहा हूँ, ये है दिल्ली। लेकिन आज दिल्ली से दिल्ली NCR बन चुका है और ये दिल्ली से बढ़ के दिल्ली NCR इतना बड़ा हो चुका है। तो एक छोटी सी दिल्ली कैसे इतने बड़े NCR में फैली, हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दिल्ली का इतिहास जानेंगे, तो बढ़ते हैं दिल्ली के इतिहास की ओर। साथियों, दिल्ली का नाम दिल्ली के प्राचीन राजा ढिल्लू के नाम पे पड़ा। पहले इसको नाम दिल्ली के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे दिल्ली के नाम से जाना गया। चंद्रबरदाई ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो में बताया है कि दिल्ली के संस्थापक तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर थे। महाभारत काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जो पांडवों की नगरी हुआ करती थी। लेकिन साथियों, तराइन के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है मोहम्मद गौरी से, जिसके बाद दिल्ली पे मुसलमानों का कब्जा हो जाता है एक तरीके से। और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बनता है और वो उस समय तो उसकी राजधानी लाहौर हुआ करती है, लेकिन दिल्ली पे अस्थायी रूप से एक तरीके से ठिकाना बना लेते हैं तुर्क लोग, या आप ये कह सकते हो तुर्की मुसलमान लोग। बाद में इल्तुतमिश क्या हो करता है कि लाहौर से अपनी राजधानी हटा के दिल्ली बनाता है। तो यहाँ से एक तरीके से दिल्ली पृष्ठभूमि बनना स्टार्ट होती है, उसको तवज्जो दी जानी स्टार्ट होती है जब इल्तुतमिश लाहौर से हटाकर अपनी राजधानी दिल्ली घोषित करता है। और साथियों, यदि बात करें हम दिल्ली के निर्माण के इतिहास की, तो कैसे ये आज की दिल्ली बनी, इसके पीछे बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इल्तुतमिश ने सबसे पहले लाहौर से हटाकर दिल्ली अपनी राजधानी बनाई थी। इसी तरीके से जब सल्तनत काल था, तो सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में दिल्ली में सबसे पहले श्रीनगर का निर्माण कराया। हालांकि ये श्रीनगर का निर्माण जिन परिस्थितियों में किया गया था उसके पीछे दिल्ली की सुरक्षा थी। कहीं ना कहीं मंगोल जो लोग थे उनके आक्रमण का भय था, तो मंगोलों से दिल्ली की सुरक्षा करने के लिए दिल्ली में श्रीनगर की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उसके बाद हम पाते हैं कि 1354 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिरोजाबाद का निर्माण भी कराया जाता है दिल्ली के अंदर, और फिरोजा कोटला स्टेडियम भी बनाया जाता है एक तरीके से, आप जानते हैं ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। और हम उसके बाद पाते हैं जब मुगल वंश आता है, तो मुगल वंश में शाहजहां ने एक तरीके से दिल्ली की संरचना तैयार की। 1650 में शाहजहानाबाद का निर्माण कराया और इससे पहले 1638 में लाल किला का निर्माण कराया जाता है शाहजहां के द्वारा। और 1638 में साथियों लाल किला निर्माण के बाद ही मुगलों की राजधानी दिल्ली बन जाती है और अंत तक दिल्ली मुगलों की राजधानी रहती है। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि बक्सर का युद्ध जो होता है 1764 में, जब अवध के नवाब और बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह की एक साथ हार होती है, उसके बाद दिल्ली पे एक तरीके से कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का। बाद में 1911 में जब जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी भारत आ रही थी, तो कलकत्ता से अंग्रेजों ने अपनी राजधानी हटा के दिल्ली कर दिया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा साथियों कि कलकत्ता भारत की राजधानी कब बनाई गई? तो 1857 की क्रांति के बाद कलकत्ता को भारत की राजधानी घोषित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बाद में 1911 में जब जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी भारत आ रही थी, तब कलकत्ता से हटा के दिल्ली राजधानी बनाई गई। इसके पीछे क्या कारण था, परिस्थितियाँ क्या थी, मैं आपको बता दूं। जैसा कि उस समय बंगभंग आंदोलन चल रहा था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। उसके बाद सबसे बड़े जो आंदोलन हुए थे बंगाल में हुए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी को खतरा था, उनकी सुरक्षा को खतरा था, और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कलकत्ता से हटा के दिल्ली राजधानी घोषित की। हालांकि इसके बाद भी उनकी पत्नी और जाट पंचम के काफिले पे हमला किया गया। फिलहाल वो सुरक्षित बच गए थे उस समय। और स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में आधिकारिक रूप से दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। तो ये था दिल्ली बनने तक का सफ़र। आगे की सफ़र हम सोचते हैं कि दिल्ली एनसीआर में कैसे तब्दील हुई। दरअसल साथियों 1947 में दिल्ली की राजधानी बनने के बाद 1957 में दिल्ली विकास अधिनियम भारतीय संसद ने पारित किया। बाद में देखा गया कि दिल्ली की जनसंख्या अचानक तेजी से बढ़ रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए दिल्ली में 1962 में एक मास्टर प्लान तैयार करने को कहा गया और 1985 में साथियों नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड का गठन किया गया। और इसी बोर्ड के अंतर्गत 1991 में भारत के संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया जिसे हम 69वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। और 69वें संविधान संशोधन यानी 69 अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिल्ली को दिल्ली एनसीआर घोषित किया जाता है। दरअसल 69वें संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में दो प्रमुख अनुच्छेद जोड़े जाते हैं, दो प्रमुख आर्टिकल्स जोड़े जाते हैं। पहला आर्टिकल होता है 239 ए, दूसरा आर्टिकल होता है 239 ए बी। तो साथियों 239 ए जो भारत के संविधान में 69वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, इस संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया दिल्ली को। यानी दिल्ली से दिल्ली एनसीआर बनने का जो सफ़र है ये संवैधानिक सफ़र है, क्योंकि संविधान में बाकायदा संशोधन करके एक आर्टिकल जोड़ा गया 239 ए और इस आर्टिकल में कहा गया कि दिल्ली एनसीआर के नाम से जाना जाएगा, जिसका प्रशासक होगा उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो प्रेजेंट टाइम में विनय सक्सेना जी हैं। उनकी सहायता के लिए दिल्ली में एक विधान परिषद होगी और उस विधान परिषद के द्वारा चुने गए जो मंत्री परिषद होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, वो इनकी सहायता करेंगे। और जो दूसरा आपको अब आप सोच रहे होंगे कि जब आर्टिकल 239 ए में दिल्ली एनसीआर की बात की गई जहां बताया गया कि उपराज्यपाल इसका प्रशासक होगा, और तो फिर 239 ए बी का क्या काम है साथियों? 239 ए बी का वो काम है जो अन्य राज्यों के लिए आर्टिकल 356 है। यानी राज्य में यदि वैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, राज्य कहीं ना कहीं यदि सुरक्षा नहीं कर पाता है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं, सुरक्षा की खतरा आ जाती है, ऐसी स्थिति में जहां अन्य राज्यों में 356 लगाया जाता है, वहीं दिल्ली के लिए 239 ए बी का प्रावधान किया गया है। और वर्तमान दिल्ली एनसीआर में साथियों संपूर्ण दिल्ली है और संपूर्ण दिल्ली के अलावा हरियाणा के जिले, राज्य के कुछ जिले हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ जिले हैं और राजस्थान राज्य के भी 2 जिले भरतपुर और अलवर शामिल हैं। अब इन्हें हम मैप में देख लेते हैं दिल्ली एनसीआर को। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये जो छोटी सी आपको दिखाई दे रही है सर्कल में, ये है दिल्ली, और इसके चारों तरफ जो दिखाई दे रहे हैं इन्हें सबको मिला के बनाया गया है दिल्ली एनसीआर 239 ए आर्टिकल के अंतर्गत, जो संविधान में वर्णित है। अब एक तो पूरी दिल्ली एनसीआर में शामिल है साथियों। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिले जो हैं, लगभग 8 जिलों के आसपास दिल्ली एनसीआर में शामिल है। अगर उन जिलों की हम बात करें तो शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर। तो एक तरीके से ये वो 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। यूपी पीसीएस में, लोअर पीसीएस और आरओ जैसे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं कि दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं। इस तरीके से हरियाणा के कितने जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं? करनाल, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रीवान, गुड़गांव, फरीदाबाद, परवल, नूह। ये वो जिले हैं साथियों जो हरियाणा के दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान के 2 प्रमुख जिले, एक अरवल और एक भरतपुर, ये दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। तो ये रहा है दिल्ली से लेकर दिल्ली एनसीआर तक का सफ़र। आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया साथियों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हमारे साथ अब तक आप नए हैं
यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। मैं आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर क्लास आपको सबसे पहले सूचित करे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। जय हिंद, जय भारत।